बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए जो इक़दामात पार्लियामेंट में किए गए, उन इक़दामात के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले शॉर्ट ऑर्डर दिया था, अब उसका तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है। इस तफसीली फ़ैसले पहले भी आते रहे हैं। पहले कोई भी केस होता था तो उसका शॉर्ट ऑर्डर आता था और रीज़निंग बाद में जारी होती थी। कभी किसी फ़ैसले को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, ना मैंने दी। ख़बर की हद तक होता था कि ख़बर चला दी और बात ख़त्म हो गई। लेकिन ये जो फ़ैसला है, इस फ़ैसले की टाइमिंग, इसमें दी गई ऑब्ज़रवेशंस, इसमें मज़ीद ऐड किए गए ताज़ियाने, और वो जो मिसाल है कि एक पहलवान अगर दूसरे पहलवान को गिरा ले तो उसके दो छोटे भी दो आके दो चपेड़े लगा के अपनी भड़ास निकालते हैं। और दो जजों के इजाफी नोट जिसमें उन्होंने ख़ुसूसी तौर पर नज़रिया ज़रूरत को रगड़ा लगाया है कि नज़रिया ज़रूरत अब मज़ीद नहीं चल सकता, और पहले भी इसके कोई मुस्बत असरात सामने नहीं आए थे। ये अलग बात है कि वही दो जज अब भी अगर बेंच में मौजूद हों और मार्शल लॉ हो जाए तो उसी नज़रिया ज़रूरत के तहत ये सबसे पहले उसको वैलिडेट ना करें तो बताइएगा। नाज़रीन, बहरहाल फ़ैसला जो आया है, इस फ़ैसले का एक तो इम्पेक्ट ये हो सकता था इलेक्शन से पहले कि लोगों को जहन में ये आता कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके साजिशी ख़त को झूठ करार दे दिया है। मैं फिर पहले तफसीली फ़ैसले के कुछ चंद अहम नुकात आपको बता दूं कि वो हैं क्या। तफसीली फ़ैसला 111 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें से 85 पेजेस जो हैं वो तहरीर किए हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, जो 5 जजों का मुतफ़िक़ा है, और उसके ऊपर मोर ओवर किया है जस्टिस मियाँ मज़हर आलम ने और जस्टिस मंदू खेल साहब ने अपने इजाफी नोट लेकर। और मैं अलग अलग बयान करने के बजाय ओवरऑल एक जिस्ट बताता हूँ आपको कि इस 111 सफ़ात के फ़ैसलों में तमाम जजेज़ ने ये करार दिया है कि जो तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए आर्टिकल 5 का सहारा लेकर उस करारदाद को, तहरीक अदम एतमाद की करारदाद को ये कहकर मुस्तरद किया गया क्योंकि एक साजिशी ख़त सामने आ गया है, और पहली चीज़ जो है वो पार्लियामेंटेरियंस की मुल्क से लॉयल्टी है, और ये लॉयल्टी के ख़िलाफ़ का इक़दाम किया गया है। लिहाजा तहरीक अदम एतमाद की करारदाद मुस्तरद की जाती है। इस डिप्टी स्पीकर के इस इक़दाम के बारे में ये लिखा गया है कि डिप्टी स्पीकर के सामने जब एक वज़ीर ने, ग़ालिबन फवाद चौधरी साहब थे या शायद शिबली फराज साहब ने, एक उठ के जबकि उस रोज़ के एजेंडे में जो था वो करारदाद पर बहस कराना और फिर वोटिंग कराना था, लेकिन पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर उन्होंने एक ख़त जो है वो के बारे में मुतला किया डिप्टी स्पीकर को, और ये बताया कि फ़ॉरेन ऑफिस को एक ख़त मिला है जो एक सफ़ीर की गुफ्तगू है, और उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में इमरान ख़ान की हुकूमत ख़त्म की जा रही है, और ये जो अपोजिशन है ये उस अमरीकी साजिश का आला-ए-कार बनी है, और एक मुंतखब हुकूमत को ख़त्म करने के लिए ये साजिश की गई है। इस ख़त को बुनियाद बनाकर फ़ैसले में ये लिखा गया है कि डिप्टी स्पीकर ने ना इस ख़त के मंदरजात को ख़ुद पढ़ा, ना इस पर कोई तहकीकात का हुक्म दिया, और ना ही अपोजिशन को मौका दिया कि वो उन पर लगाए गए इल्ज़ामात का जवाब दे सकें, बल्कि डिप्टी स्पीकर ने पहले से तहरीर शुदा एक रूलिंग पढ़ दी और करारदाद तहरीक अदम एतमाद की पर वोटिंग कराए जाने की करारदाद मुस्तरद कर दी। जबकि आइन के मुताबिक डिप्टी स्पीकर एजेंडे के मुताबिक पार्लियामेंट चलाने के पाबंद हैं, और डिप्टी स्पीकर का काम उस करारदाद पर वोटिंग कराना था, और वोटिंग के ज़रिए करारदाद को मंजूर या मुस्तरद करना पार्लियामेंटेरियंस का इख्तियार है, डिप्टी स्पीकर का नहीं। ये बात भी दुरुस्त कि पार्लियामेंट की कार्रवाई कुछ भी हो उसको सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद अगर डिप्टी स्पीकर कोई ऐसा इक़दाम कर रहा हो जिससे आइन के अमलदारी के रास्ते में रुकावट पैदा हो रही हो और जमहूरी अमल सबोटाज हो रहा हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसका जायज़ा ले सकती है। इस केस में
جو آئین کا بنیادی تقاضا تھا 95(1) کے تحت اس پر ووٹنگ کرانا اور قرارداد پیش کرنا، اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور آرٹیکل 5 کے لیے پر عمل درآمد کے لیے جو خود اسپیکر نے یہ لکھا اپنی قرارداد میں کہ اس خط پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے، تحقیق کے بغیر ہی آرٹیکل 5 کا فیصلہ، اتنا بڑا فیصلہ دے دیا جس میں پوری اپوزیشن کو غداری کے الزام کے ساتھ ان کی قرارداد کو مسترد کیا گیا۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ جب سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غیر آئینی قرار دے دی تو پھر اس رولنگ کے بعد کے جو اقدامات ہیں جس میں جو کہ اختیار ہے وزیر اعظم کا صدر کو سمری بھیجنے کا، الیکشن سے پہلے کسی بھی وقت اسمبلی تحلیل کر کے الیکشن کرانے کا حکم دیے جانے کا، وہ اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی ہو۔ لیکن جب ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو بنیاد بنا کر کے اب وہ قرارداد ختم ہو گئی ہے، مسترد ہو گئی ہے، اور وزیر اعظم کا اختیار بحال ہو گیا، انہوں نے فٹافٹ سمری اگلے ہی چند لمحوں میں صدر کو بھیجی اور صدر نے فوراً ہی وہ منظور کر لی بغیر اپنا جوڈیشل مائنڈ استعمال کیا۔ وہ تمام اقدامات بھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے نتیجے میں جس کے تحت ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا گیا ختم ہو گئے، یعنی وزیر اعظم کی صدر کو بھیجی گئی اسمبلی تحلیل کرنے کی سفارش اور اسمبلی تحلیل کرنے کا عمل۔ جس کے بعد جب حکومت تبدیل ہوئی تو اچھا یہ یہاں فیصلہ تو یہاں تک ختم ہو گیا۔ باقی دو ججز نے مزید اضافہ کیا ہے کہ اب نظریہ ضرورت کے تحت اس کو ہم آگے نہیں چلا سکتے تھے، جیسا کہ اٹارنی جنرل نے کہا وہ اس ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تو ڈیفینڈ نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کیونکہ الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے، اور ویسے بھی جو منحرف اراکین ہیں وہ ڈی سیٹ اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ وہ فریش مینڈیٹ لے کر آئیں، تو جب قوم بھی تیار ہے اور پارلیمنٹ بھی تیار ہے فریش مینڈیٹ کے لیے، تو الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے تو اس پروسیس کو نہ روکا جائے۔ اور انہوں نے جونیجو حکومت کا حوالہ دیا، اس کے فیصلے کا حوالہ دیا اپنی اس کیس کی، اپنی اس دلیل کے حق میں، لیکن وہ معاملہ اور تھا، وہ اسمبلی توڑی گئی تھی، اور اس کے بعد کافی ٹائم گزرنے کے بعد جب الیکشن بالکل قریب آ گیا تھا تو یہ فیصلہ آیا تھا، اس میں بھی اسمبلی توڑے جانے کو درست قرار دیتے ہوئے الیکشن پروسیس کو نہیں روکا گیا تھا۔ لیکن یہاں معاملہ ایسا نہیں ہے کہ الیکشن پروسیس بہت آگے نکل گیا ہے، بلکہ جب اسمبلی کو 7 اپریل کی سطح پر ریسٹور کر کے اجلاس بلا کر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانے کا حکم دیا گیا۔ ناظرین، یہ فیصلہ تو آ گیا، یہ فیصلہ آیا 17 جولائی کے اس ضمنی الیکشن سے پہلے جس میں ان 20 منحرف اراکین کی خالی نشستوں پر انتخاب ہونا ہے، اور اس میں کئی منحرف اراکین بھی شرکت کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، کچھ خود آزاد کے طور پہ اور کچھ نون لیگ کی جانب سے، اور کچھ نون لیگ کے اپنے امیدوار بھی ہیں، جبکہ پی ٹی آئی نے 20 نشستوں پر بھی اپنے الگ امیدوار کھڑے کیے ہیں، اور دونوں پارٹیاں کامیابی کے دعوے کر رہی ہیں۔ 17 اگست پولنگ ڈے ہے، اور 14 کی رات نصف شب کے قریب تحریری فیصلہ جاری کیا گیا جو تمام چینلز پر چلا، جس پہ آج پروگرامز بھی ہوں گے۔ اور یہی نہیں، یہ تو ایک تو ہو گیا، ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید ووٹر کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کے خلاف کرنے کے لیے یہ ٹائمنگ استعمال ہوئی، اور یا سیاستدان ان ٹائمنگس کو استعمال کریں گے اور پروپیگنڈا کر کے ووٹر کا مائنڈ چینج کریں گے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر اس تحریری فیصلے کو، تفصیلی فیصلے کو پی ٹی آئی کی سیاست کے تابوت میں آخری کیل کے طور پر استعمال کیے جانے کی، ٹھوکے جانے کی منصوبہ بندی کی جا چکی ہے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے بڑے گھر میں ایک بہت بڑا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ انف از انف۔ عمران خان صاحب نے بہت ہرزہ سرائی کر لی، اداروں کو بدنام کر لیا، اداروں کے خلاف راہ ہموار کر لی، مزید اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور اب ان کے خلاف ٹھوس اقدامات کیے جانے کا وقت آ گیا۔ اس کے بعد پریس کانفرنس کی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے، اور یہ اعلان کیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ چارج شیٹ ہے عمران حکومت کے خلاف، اور صدر مملکت نے
हल्फ ना लेकर आइन से इनराफ़ किया, डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग देकर आइन से इनराफ़ किया, लिहाजा इन दोनों के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इमरान खान साहब के जो तकारीर हैं और बयानात हैं उन पर भी उन आर्टिकल 6 के तहत गिरफ्त की जाएगी। ये ऐलान उन्होंने कर दिया है। आर्टिकल 6 लगता है या नहीं लगता है इसका जायज़ा तो बहरहाल अदालत लेगी, लेकिन हुकूमत इस पर मुकदमा इस आर्टिकल के तहत कायम कर सकती है, जिसका ऐलान किया गया है। नाज़रीन, फ़ैसले के मुताबिक अब PTI को बतदरीज कमज़ोर किया जाएगा और इसको तोड़ा जाएगा। ज़िमनी इलेक्शन के बाद, माज़रत ख़्वाह, इसको तोड़ा जाएगा। ज़िमनी इलेक्शन के बाद आपको PTI का शिराज़ा बिखरता हुआ नज़र आएगा और इसके करीबी लोग इसके ख़िलाफ़ बयान देते और पार्टी छोड़कर एक अलग पार्टी बनाते दिखाई दे सकते हैं। और अगर इमरान खान साहब को फिर भी बात समझ में ना आई तो उनके लिए जो आखिरी कील है उनकी सियासत के ताबूत में ठोके जाने के लिए, वो है फॉरेन फंडिंग केस, जिसका फैसला रिज़र्व है। और उसमें जब यह करार पा जाएगा कि इमरान खान साहब मुल्क जो दुश्मन ममालिक हैं उनसे फ़ॉरेन फंडिंग लेकर उससे पार्टी चलाते रहे और उससे उन्होंने सियासत में इस्तेमाल किया, तो उनकी पार्टी बैन हो जाएगी और वो ख़ुद भी बैन हो जाएंगे। और हो सकता है अल्ताफ़ हुसैन की तरह उन पर पाबंदी आयद कर दी जाए मीडिया पर कि वो उनको कवरेज ना दें, जैसे कि अल्ताफ़ हुसैन की कवरेज देने पर पाबंदी आयद की जा चुकी है। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है ज़िमनी इंतख़ाबात का। 20 नशिस्तों में से नून लीग कितनी लेती है और PTI कितनी लेती है, और क्या एक्शन होता है इस तहरीरी और तफसीली फ़ैसले के नतीजे में वज़ारत दाखिला, वफाकी वज़ारत दाखिला की जानिब से PTI के ख़िलाफ़, और क्या उसके बावजूद बाद में फ़ॉरेन फंडिंग केस जारी कराने की भी ज़रूरत पेश आती है। नहीं, जो भी सूरत हाल हुई नाज़रीन उसकी अपडेट से आपको ज़रूर आगाह करेंगे, ब्रेकिंग स्टोरी के तौर पर करेंगे। फ़िलहाल के अब तक के इंकशाफात के साथ इजाज़त दीजिए। राशिद लीब को रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से। चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।